के शो में पानी पर सियासत, क्या खित्ते का मुस्तकबिल दांव पर? मुज़ाकरात सालिसी आलमी फोरम्स, माहौलियाती, ज़रई और माशी असरात। हमारी जमीन की सैराबी, हमारी बका का सवाल। अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़, सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, पानी को लेकर और इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमने देखा कि बहुत से खदशात का इजहार किया गया जब भारत की तरफ से यह ऐलान यकतरफ़ा तौर पर इसको सस्पेंड करने का हुआ। पाकिस्तान इसको अपनी बका का मसला समझा, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास, और इस इजलास में ये कहा गया जी कि पानी के मसले के ऊपर यानी आबी जारियत को एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम किया जाएगा, यानी इट विल बी इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। ये हमने बड़ा कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दे दिया। आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट अगर बताएं तो हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान, जो उनका आज भी स्टेटमेंट आया क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से ताजिकिस्तान में, वहां उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को कहा जी कि पानी के ऊपर, यानी जो हमारे हिस्से का पानी है, इस पर किसी किस्म का कोई भी समझौता हम अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारी बड़ी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी सीधी लाइन, रेड लाइन है कि पानी इज रेड लाइन। एक कतरा भी आप रोकेंगे तो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी, बल्कि हमने जो हमारे सियासी रहनुमा है बिलावल भुट्टो साहब और दीगर, वो तो इसको ये भी कह चुके हैं एक दो बार इंडिया, जिसपे बड़ा शोर मचा है, जिसमें कि अगर पानी रोका तो फिर इधर खून बहेगा, उस तरह की बातें भी इस वक्त की जा चुकी हैं। तो इस सूरत हाल में और इस तनाजुर और इस पर्सपेक्टिव के साथ इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा एक्सपर्ट साइड से कि दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इंडस वाटर ट्रीटी के खात्मे से कोई फायदा है, कोई नुकसान है या फायदा है तो किसका है। अच्छा, इसको साइंस की लेंस से समझने की कोशिश करेंगे, यानी हम फैक्ट्स के जाविये से इसको समझने की कोशिश करेंगे, और साथ साथ इसकी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और इसकी जो इन्वायरमेंटल जो साथ साथ इसकी चीज़ें, और ख़ास तौर पर जो लीगल साइड है, यानी 4 या 5 जावियों से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत ने एक तरफा फैसला किया, ये दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी को हमें रीएवैल्यूएट वैसे भी करना था या नहीं करना था। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल है टेक्निकली हमने इसको सियासी इशू तो एक बनाया है, और पॉलिटिक्स के ऊपर हमने इस पर बड़ी स्टेटमेंट्स भी आई हैं, लेकिन थॉरोली डिटेल के साथ कि आखिरकार ये मसला है क्या और ये मसला है क्यों, और इस ट्रीटी से आया एक लॉजिकल कितना नुकसान हुआ है इस पूरे खित्ते को, इंडस बेसिन को। तो ये बड़े अहम सवालात हैं जो आज हम कवर करने लगे हैं। हसन अब्बास साहब मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं हाइड्रोलॉजी के, वाटर रिसोर्सेज के। आपके एक नहीं कई पीस इस पर रिसर्च के हमने आर्टिकल्स पढ़े, पब्लिश भी हुए न्यूज़पेपर्स में। साहब बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद में आप ज्वाइन कर रहे हैं सर, क्योंकि आपने ये लिखा कि इट शुड बी री इवैल्यूएटेड। आपने एक जगह इको साइड ऑफ द बेसिन, एक ये भी एक आपका 2023 का कॉलम, फिर आपने और भी लिखे। तो वाई डू यू थिंक, कि मैं इसी से सिंपल स्टार्ट करता हूं कि आप उससे पहले ही कह रहे थे जब ये मामला हुआ कि इट नीड्स टू बी री इवैल्यूएटेड, व्हाई वर यू सेइंग दिस सर, प्लीज? जी देखिए, इसमें जो मेरा सबसे पहला जो आर्टिकल है जी, जो मैंने ये जब मोदी साहब ने 2016 में थ्रेट किया था पाकिस्तान को हुकूमत में आने के फ़ौरन बाद, तो 2016 ही में एक बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मैंने लिखा था, जो कि आर्मी की एक पब्लिकेशन होती है द ग्रीन बुक। तो 2016 की ग्रीन बुक में वो आर्टिकल 10 सफ़े का आर्टिकल है, वो शाया हुआ था। और ये जो ग्रीन बुक है, इसकी सर्कुलेशन जो है ये हमारी जाती होती है, तमाम फ़ॉरेन ऑफिस में जाती है, तमाम एम्बेसीज़ में जाती है, और ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि ये एक बहुत ही मतलब है कि नशर किया जाने वाला जो है ये किताबचा होता है, जो हर साल पाकिस्तान आर्मी ग्रीन बुक के नाम से पब्लिश होता है। लेकिन क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह का सीरियस थ्रेट हम फेस नहीं कर रहे थे, तो शायद वो आर्टिकल बहुत कम लोगों ने पढ़ा और बहुत कम लोगों की नज़र से गुजरा। लेकिन उसमें इन तमाम खदशात का इजहार किया गया था जो इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं, और बेसिकली इसमें एक ऐसे रिस्पांस का हमने ज़िक्र किया था कि अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की वाटर वॉर होती है तो उसके अगेंस्ट हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए, इमीडिएट रिस्पांस क्या होना चाहिए, मीडियम टर्म रिस्पांस क्या होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म रिस्पांस क्या होना चाहिए। तो उसके ऊपर डिटेल में ज़िक्र हुआ था। और जो इंडस वाटर ट्रीटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो इसके ऊपर
जो कुछ तो हमें अभी तक बताया गया है वो तो कुछ इस तरह से है कि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी ने हमें बचा लिया, इसकी वजह से हमें पानी मिल रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में आज तक कोई भी जो ट्रीटी होती है वाटर की, वो लोअर राइपेरियन को 3 बेसिक चीज़ों से बचाती है। लोअर राइपेरियन वो हैं जो जिस तरह से हम हैं, हमारे दरिया इंडिया से निकल के पाकिस्तान में आते हैं, जो ऊपर होता है दरिया में वो अपर राइपेरियन होता है, जो नीचे वाला है वो लोअर राइपेरियन होता है, तो हम लोअर राइपेरियन हैं। लोअर राइपेरियन के राइट्स हैं, उनके हकूक़ हैं जो कि दुनिया तस्लीम करती है इंटरनेशनल कवानीन में, इंटरनेशनल कन्वेंशंस में और बाकी चीज़ों में वो लिखे हुए हैं। जिनीवा कन्वेंशन में इनका जिक्र है, हेलसिंकी रूल्स में इनका जिक्र है, इंडस वाटर ट्रीटी से पहले मॉन्टेविडियो डिक्लेरेशन है उसमें इसका जिक्र है, मैड्रिड डिक्लेरेशन में इसका जिक्र है। तो बहुत से इस तरह के जो है ना वो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसने हमें किस चीज़ से बचाया? ट्रीटीज़ पोल्यूशन से बचाती हैं, तो इस ट्रीटी ने इंडिया को अलाउ कर दिया कि वो 4 गंदे नाले हमारे दरियाओं में फेंकता रहे। तो पोल्यूशन से इसने हमें कोई नहीं बचाया। ट्रीटी जो है वो एक्सेसिव डाइवर्जन से बचाती है, हमारे 3 दरिया डाइवर्ट हो गए 100%, उससे इसने हमें नहीं बचाया। ट्रीटी डैमिंग से बचाती है, इसमें इंडिया को अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बनाने की इजाज़त मिल गई। तो पीछे रह क्या गया? ट्रीटी ने तो बेसिकली उलट काम किया कि बजाय कि वो लोअर राइपेरियन को सेफ गार्ड करती इन चीज़ों के ख़िलाफ़, उसने अपर राइपेरियन को अनलिमिटेड एक्सेस दे दी कि वो जो चाहे कर ले। यानी अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इंडिया सिर्फ खिते के 3 दरिया जो उनका पानी बंद कर सकता था, बाकी वेस्टर्न रिवर्स के साथ वो कुछ नहीं कर सकता था। जिन्होंने ज्योग्राफी और जियोलॉजी पढ़ी है उनको इस बात की समझ है कि वो क्यों नहीं कर सकता। पोल्यूशन वाली जो आपने बात की, जो आपने लफ्ज़ कहा था इकोसाइड, जो आपने लिखा भी है एक अपने का, तो वो इकोसाइड की इस्तिलाह जो आपने इस्तेमाल की है वो दरअसल ये इस पोल्यूशन के लिए की है, और ये तो बड़ा फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। और जहाँ तक ये एक क्राइम भी है, मतलब अगर हमें वो पल्यूट कर रहे हैं और हमारे इकोलॉजी को वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो इज इट अ क्राइम इन इंटरनेशनल लॉज और इसके हिसाब से? जी देखिए, ये बिल्कुल क्राइम बनता है। आप किसी भी दुनिया के जज के सामने अपना केस ले जाएं कि जी हमारा जो अपर राइपेरियन है वो हमारे दरिया को पोल्यूट कर रहा है, तो कभी भी कोई जज इस बात की इजाज़त नहीं देगा, दुनिया का कोई जज इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि जी वो जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और ये गलती हमारी भी है इसमें। जब हमने ट्रीटी साइन की तो हमें ये इस चीज़ पे साइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन हमने कर लिया। ट्रीटी का आर्टिकल 4 है और उसके पैराग्राफ मेरे ख्याल में 3, 4 और 8 हैं, या 4, 5 और 8 हैं, जो इस पोल्यूशन की इजाज़त देते हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं कि वो 4 गंदे नाले पाकिस्तान में भेजते रहेंगे, बल्कि पाकिस्तान अपने खर्चे पे उन नालों को मेंटेन करेगा जब तक वो नाले चल रहे हैं। तो ये इस किस्म की ट्रीटी हम लोगों ने साइन की। इसको तो मैं कई लिहाज से कहता हूँ ये ट्रीटी है ही नहीं। पहली बात तो ये कि इसने लोअर राइपेरियन को जो जिन चीज़ों से बचाना होता है उनमें से किसी एक चीज़ से भी नहीं बचाया, बल्कि अपर राइपेरियन को उन तमाम जराइम की इजाज़त दे दी जो इंटरनेशनल कवानीन के हिसाब से जराइम थे। लेकिन एक बात और मुझे पता है, इसका जो बेनिफिशियरी अपर राइपेरियन है, लेकिन इट हैज बीन सर्विंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, यानी किसी और को भी तो सर्व कर रहा होगा ये ट्रीटी। क्या मकसद इसका था इस पूरे 1960 से लेकर अरसे के दौरान? क्या जी, ये ठेकेदारों को सर्व कर रहा है। अच्छा, ठेकेदारों को। अच्छा, ये ठेकेदारों को सर्व कर रहा है, क्योंकि इस ट्रीटी की वजह से हमें जो है हमें बड़े बड़े जो है वो लिंक कैनाल्स बनाई, हमने बड़े बड़े बैराज बनाए, हमने डैम बनाए। इसी ट्रीटी के तनाजुर में इंडिया ने डैम बनाए, इंडिया ने बैराज बनाए, इंडिया ने कैनाल बनाए। तो उसमें पैसा किसने बनाया? ठेकेदारों ने बनाया। तो इसलिए इसका जो बेनिफिशरी हैं वो तो ठेकेदार हैं। बाकी जो लोग हैं, मसलन हमारे खिते के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही बेचारे जो है वो रह गए, जिनको साफ़ पानी से महरूम हो गए। बल्कि साफ़ पानी, पीने का पानी छोड़ें, जो वो सब्जियां लगाते हैं, जो नहरों में इस वक्त पानी आ रहा है, आपके दरियाओं में पानी आ रहा है, जो जिससे आपका पूरा इरिगेशन सिस्टम चल रहा है, वो सारे का सारा पोल्यूट हो गया। आप पोल्यूटेड अजनास खा रहे हैं, आप पोल्यूटेड पानी पी रहे हैं। तो ये तो सिर्फ इसका एक एस्पेक्ट है। फिर ये कि एक बड़ी यूनिक चीज़ है इस ट्रीटी के बारे में। इस ट्रीटी में 6 दरियाओं का फैसला होता है। 3 दरिया जो कि वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो कि पाकिस्तान को मिले, उनके बीच में अपर राइपेरियन का के हकूक़ हैं। जिस तरह लोअर के हकूक़ हैं, इस तरह अपर के भी हकूक़ हैं। उसमें उन 3 दरियाओं में अपर राइपेरियन को उसके हकूक़ दिए गए, और जो 3 दरिया इंडिया को मिले उसमें लोअर राइपेरियन को अपने हकूक़ नहीं दिए गए।
ये इस किस्म की ट्रीटी है, ठीक है। यानी लेकिन एक ही ट्रीटी में दो फार्मूले अपनाए गए हैं। एक वजाहत और छोटी सी, जो हम ये कह रहे हैं कि एक लॉजिकल डैमेज हुआ है, इट इज ओनली ऑन द लोअर राइपेरियन साइड, नॉट ऑन द अपर, यानी हमें फसलें हमारी पोल्यूट हो रही हैं, आउटपुट और यील्ड हमारी खराब हो रही है, तो इट ऑल द डैमेज इज ऑल ऑन द लोअर राइपेरियन साइड, नॉट ऑन द अपर राइपेरियन साइड। ये बात ये है, एक पॉइंट ये जी 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 बिल्कुल। देखिए, हमारा डेल्टा भी तबाह हो गया, हमारे वेटलैंड्स तबाह हो गए, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम जितना था वो तबाह हो गया, हमारा कल्चर और हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई। और ये तो एक एक्ट ऑफ वॉर है जो कि इंडिया ने 1948 में शुरू किया था कि हम पाकिस्तान के पानी के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो डैमेज करेंगे, तबाह करेंगे, रोकेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जो कि जिनीवा कन्वेंशन के हिसाब से ये सारे वॉर क्राइम बनते हैं। और 65 साल से ये वॉर क्राइम हो रहे हैं हमारे खिलाफ, खुसूसन पोल्यूशन वाला, और हम अभी तक इस पे बोले नहीं हैं। और मुझे बड़ी हैरत होती है जब हमारा कोई भी जो है वो जो शख्स है जो कि जिम्मेदार शख्स है वो ये बयान देता है कि हमने इस ट्रीटी को जो है ना इसी तरह से चलाना है जिस तरह से, मतलब है कि आपने अपने लोगों को मजीद अगले इंडेफिनिट टाइम के लिए गंदा पानी पिलाना है, वही पोल्यूशन आपने लेनी है। इस चीज ये चीज मेरी समझ से बाहर आता है। मेरे ख्याल में मोदी साहब ने बहुत अच्छा ये काम किया। इसी पे मैं आना चाहता, यानी आप जब कहते हैं कि इट शुड बी री इवैल्यूएटेड, तो आप ये कहते हैं कि इट शुड बी कंटिन्यूड, बट री इवैल्यूएशन इसकी हो उसके बाद फिर ये कंटिन्यू होनी चाहिए, या इसको बिल्कुल ही जैसे ये इसको स्क्रैप कर दिया जाए? क्या इसकी कंडीशंस होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर, इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म? क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए? देखिए जी, मेरे ख्याल में जो है ना इसकी फ्यूचर, उसमें बड़ी मैंने वो पहले वाले आर्टिकल्स में माइल्ड लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्योंकि उस वक्त कोई इस तरह की खुले आम आबी जारियत नहीं हो रही थी। अभी हमारी भी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी चाहिए और बेसिकली इस ट्रीटी को स्क्रैप हो जाना चाहिए, 100% स्क्रैप होना चाहिए। इसका कोई एक भी आर्टिकल पाकिस्तान के फेवर में नहीं जाता। तो हमें तो इस ट्रीटी के स्क्रैप होने से हर फ्रंट के ऊपर फायदा है, क्योंकि इंटरनेशनल कवानीन बताते हैं कि जी आप पोल्यूट नहीं कर सकते, आप अपर राइपेरियन का पानी नहीं रोक सकते, आप उसको नहीं डाइवर्ट कर सकते। और सियासी मकासद को पूरा करने के लिए या जंगी मकासद को पूरा करने के लिए अगर आप सिविलियन पॉपुलेशन के इस्तेमाल होने वाले पानी के रिसोर्सेज को, उसके एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज को, उसके फूड प्रोडक्शन के किसी भी रिसोर्स को डैमेज करते हैं या ख़राब करते हैं या उसमें खलल अंदाजी करते हैं, तो आप जंगी जुर्म के मुर्तकिब होते हैं। और मेरे ख्याल में हमारे पास इस वक्त बहुत अच्छी लीगल ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि जिस भी जिम्मेदार शख्स ने भारत में ये स्टेटमेंट दी है, लीगल ऑप्शन आने से पहले आप ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से हमारे लिए बहुत अच्छा इकदाम हो गया कि ये मोदी ने खुद ही, यानी वो ये इकदाम असल में उनके खिलाफ है, आप कह रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ है, और हमारे हक में है कि इन्होंने ट्रीटी खुद ही सस्पेंड कर दी। हमें इस पे परेशानी बल्कि खुश होना चाहिए, इसका मतलब ये है? जी बिल्कुल खुश होना चाहिए, बिल्कुल इस बात पे हमें बहुत खुश होना चाहिए कि ये इकदाम मोदी साहब की तरफ से हुए, क्योंकि अगर ये हमारी तरफ से होता तो हमारे ऊपर कम से कम एक कदम जरूर लगनी थी कि हमने एक बैन अल-अक़वामी मुआहदे की पासदारी नहीं की। लेकिन अब क्योंकि ये उनकी तरफ से हुआ है तो हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका है कि हम वो तमाम अपने लोअर राइपेरियन के राइट्स जो हैं वो हम दोबारा वापस लें, क्योंकि इस ट्रीटी की निगोशिएशन में एंटर होने से पहले ये एक शर्त लगाई गई थी कि आप किसी भी आलमी अदालत का रुख नहीं करेंगे। और हमारा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था ट्रीटी की निगोशिएशन में एंटर होने से पहले वो हमारा लीगल केस था इंडिया के खिलाफ। जो इन्होंने 1948 में कैनाल्स का पानी बंद किया था वो वॉर क्राइम था, जो कि उस वक्त कोई गोपाल साहब थे इनके वजीर आला पंजाब के, उनके हुक्म पे हुआ था। तो गोपाल साहब को हम और फिर नेहरू साहब ने उनको सपोर्ट किया था, तो नेहरू और गोपाल के खिलाफ हम उसी वक्त आलमी अदालत में जाके तो वॉर क्राइम का मुकदमा दर्ज करा सकते थे। ये हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन था उस वक्त। हमने ट्रीटी की नेगोशिएशन में एंटर होने से पहले ही कह दिया कि ये वेपन हम साइड पे रख देते हैं। अच्छा, इस तरीके से हम लोग ट्रीटी की नेगोशिएशन में एंटर हुए। हसन साहब, मैं इस पे मजीद के इस पे आप जो अभी कह रहे थे ना कि लीगल ऑप्शन जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस पे आने से कबल ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आप सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो। ब्रिगेडियर साहब, आप बताइए, क्योंकि एक तो राफेल को लेके इंडिया में बहुत छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ रहनुमाओं के, बीजेपी के एक रहनुमा का स्टेटमेंट आ गया कि हमारे 5 गिर गए राफेल, और फिर वहां जो ऑडिट करना चाह रहे हैं फ्रेंच डिसॉल्ट, उनको वो अलाउ नहीं कर रहे। ये कब तक रोक सकते हैं इंटरनेशनल जो मीडिया ऑब्जर्वर्स है या डिसॉल्ट के ऑडिटर्स को इस सिलसिले से, जो ऑडिटर्स को रोक सकते हैं? और क्या ये मुमकिन है भी रोकना या नहीं है, या बिलाखिर ये सच सामने आ ही जाएगा जो आ चुका है दुनिया के तकरीबन? देखिए, अब हिंदुस्तान के बस की बात ये नहीं रही कि वो अपना झूठ बोल बोल के तो
अपनी चीजें छुपाएं। पहले भी उन्होंने काफी झूठ बोला, स्विफ्ट डॉट के मुतालिक भी उन्होंने झूठ बोला, लेकिन चूंकि उनका पायलट हमारे पास आ गया था तो वो उनकी चली नहीं। तो अब तो सारे आलमी इदारे लिख चुके हैं, जो एनालिस्ट हैं, मिलिट्री जो वॉचर्स हैं, जो इक्विपमेंट को देखते हैं, जो देखते हैं कि भाई कौन सा हार्डवेयर कैसा रहा बैटलफील्ड में, तो वो देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है ये दुनिया में कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको चीन की टेक्नोलॉजी टॉप ऑफ द लाइन जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी उसको वो हारी है, और चीन की टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था उस पर जो है वो भारी साबित हुई है, और वो स्टॉक भी उस तरीके से गए। तो सारी दुनिया को मालूम है। हमें इस चीज में नहीं पढ़ना चाहिए कि जी भारत मानता है या नहीं मानता, ना माने, लेकिन दुनिया तो मानती है। हमें पता है कि क्या हुआ है, उनको भी पता है अंदर से कि वो क्या हुआ है। वो जुबान से ना कहें, ढिठाई करें, जो भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर से वो सहम गए, अंदर से उनको पता है कि पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो क्या है। तो हमें उनके वो अब इंटरनेशनल मीडिया जो है ये तो 2 साल से कह रहा है कि हिंदुस्तान स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन, अभी भी एक स्टेटमेंट जो हमारी आई थी क़यादत की तरफ से कि हमें उसके लिए चौकन्ना, तो ये इसकी एलैबोरेट आप किस तरह करेंगे इंटरप्रिटेशन के? कोई स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन ना हो, वी शुड बी अलर्ट रिगार्डिंग दिस, क्या मकसद है इस बात में? देखिए, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, पहले तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत है जो अच्छी हमसायगी के तरफ नहीं रहना चाहते। दोनों मुल्कों के जो अवाम है उनको अमन से नहीं बैठना दे रहा है हिंदुस्तान, और एक उसने जंग का माहौल पैदा किया हुआ है 24 घंटे। अब हम उसको कुछ कह तो नहीं सकते बिकॉज वो फाशिज्म के ऊपर है। हम उसका जवाब भी दे सकते हैं जैसा जवाब हमने दिया है नारा हक में या बुनियानुल मरसूस में। तो ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हिंदुस्तान से तो हो रही है, क्योंकि ये जो है ये पूरे खित्ते के लोगों को एक जंग में झोंक रहा है। पाकिस्तान तो उनकी हेजेमनी कभी भी नहीं मानेगा, और एस्केलेशन लेडर पे जाओ ऊपर आप चले जाएंगे तो उनके जो अंदर उनकी जो नफरत है, उनकी जो हेट्रेड है, और उनके जो एक स्टेट क्राफ्ट की जो कमी है या एब्सेंस है, क्योंकि एक जो बड़े मुल्क का लीडर होता है जी उसमें एक बुर्दबारी होती है। देखिए, पहले भी हिंदुस्तान तो कभी भी सेकुलर नहीं रहा, हमेशा वो एक एक्सट्रीमिस्ट रियासत रही है, हिंदुइज्म को फॉलो करती है। लेकिन अगर आप बुर्दबारी में देखें, नेहरू को देखें, अब इवन अटल वाजपेयी को देखें जो बीजेपी के था, तो वो तो बुर्दबार लीडर थे, वो और चीजें थी। ये इन लोगों ने अपनी बुनियाद बिल्कुल एक ऐसी खतरनाक चीज पे रखी है कि जो बर्रे सगीर को बहुत बड़े नुकसान। तो ये जो माइंडसेट है लीडरशिप का, तो इस वजह से ये कहा गया। अच्छा, एक ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद आते हैं। तो आबी जहारियत और फिर जो मिंडस है और ट्रीटी पे इंडस वाटर, आखिर इसके खदोखाल क्या होने चाहिए, ये रीवैल्यूएट का नहीं बल्कि स्क्रैप करने का टाइम है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं हसन अब्बास साहब। तो आगे अब इसके बाद इसकी टीओआर और किस तरह से इसको रीडिफाइन करके नए सिरे से आना चाहिए, और क्या हमारी इस वक्त इसमें हमारी शराइत और हमारी कंडीशन होनी चाहिए। आफ्टर दिस ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के लिए, दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह थी, लोअर राइपेरियन के लिए किस तरह नुकसानदेह थी। इसने इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, मईशत को, लीगली और फाइनेंशियली हर लिहाज से हम समझ रहे हैं कि इसके नुकसानात क्या थे। और अब जब ये मौका आया है कि भारत आबी जहारियत को आया है, तो हमें इसको रीवैल्यूएट करना चाहिए। स्क्रैप हो चुकी है तो उसको नए सिरे से रीनेगोशिएट करना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपर्ट और हाइड्रोलॉजी के वाटर रिसोर्सेज के हसन अब्बास साहब साथ मौजूद हैं। हसन साहब, क्या फिर अब यहाँ से जो हम 10 मई के बाद ऑनवर्ड्स अब हम खड़े हैं, आपने कहा पहले आपने रीएवैल्यूएट कहा था, अब आप कहते हैं स्क्रैप होना चाहिए, तो नाउ ये स्क्रैप हो, फिर नई डील, नई ट्रीटी हो, क्या हो, किस तरह से इसको आगे लेकर चले? जी देखिए, जब हम इस ट्रीटी की बात करते हैं ना जी, तो इसमें एक प्रोविज़न दी हुई है कि दोनों मुल्क इसको बामी तौर पे इसको मनसूख कर सकते हैं। दोनों मुल्क अपने अपनी तौर पे लिखेंगे कि जी वो क्यों इसको मनसूख करना चाहते हैं, और उसके बाद में वो चीज़ जो है
वो क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका सालिस था तो वो कहते हैं जी वो जो भी उन्होंने अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है उसमें दोनों अपना अपना दे के तो इसको मनसूख कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं इसको मनसूख करने के? पहली बात तो ये है कि ये जो ट्रीटी है ये वाटर वेस्टेज को एनकरेज करती है, दूसरा ये इग्नोर करती है एनवायरनमेंट को, तीसरा ये इनकम्पैटिबल है, कंप्लीटली इनकम्पैटिबल है क्लाइमेट चेंज के साथ, और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस ट्रीटी की वजह से लोअर राइपेरियन के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं। तो ये 4 पॉइंट जो हैं इनकी बेस के ऊपर हमारे एक्सपर्ट्स को चाहिए कि वो अपना केस तैयार करें और इंटरनेशनली इसको फ्लोट कर दें कि जी हम इस ट्रीटी को नहीं चाहते, इंडिया ऑलरेडी इससे निकल चुका है, हम भी निकलना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे पास 3 बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त लीगल केस हैं। लीगल केस हमारे पास क्या है? एक तो ये जो बार बार हमें धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम आपका पानी बंद कर दें, एक बूंद नहीं आने देंगे, सिर्फ इन स्टेटमेंट्स की बेस के ऊपर उन तमाम जिम्मेदार शख्स जो कि इंडिया की हुकूमत का हिस्सा हैं, चाहे वो उनका वजीर आज़म है चाहे कोई और ऑफिशियल है, उसको बाय नेम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उसके खिलाफ हम मुकदमा दायर कर दें। सिर्फ मुकदमा दायर कर देना ही बहुत बड़ा इकदाम होगा इनके खिलाफ कि ये वॉर क्राइम की इंटेंशन दे रहे हैं, एन इंटेंशन टू कमिट ए वॉर क्राइम, जब वो कहते हैं कि हम पानी की एक बूंद नहीं वहां पे पहुंचने देंगे। दूसरी चीज, हमारे पास 2 और लीगल मुकदमात हैं इनके खिलाफ। एक तो जिसका हमने पहले जिक्र किया इकोसाइड का, और जिसमें वो पोल्यूशन हो रही है, उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है कि ये हमें पोल्यूट कर रहे हैं और दुनिया का कोई कानून रिवर को पोल्यूट करने की और लोअर राइपेरियन पे पोल्यूशन फेंकने की इजाज़त नहीं देता। लिहाजा इसके खिलाफ जो है ना सिर्फ ये कि हमें ये काम बंद किया जाए, बल्कि इस पे जो हमारा नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भी लिया जाए। तीसरी चीज़, जिस वक्त ये ट्रीटी साइन होनी थी तो इन्होंने ये कह के 3 दरिया बंद किए थे कि हमने राजस्थान को ग्रीन करने के लिए 3 दरिया लेने हैं, क्योंकि उस वक्त की जो स्टैटिस्टिक्स थी, जो रिक्वायरमेंट्स थी इंडिया की, उसमें उनको बताया गया कि जी आपके पास टोटल 2 मिलियन एकड़ रकबा फालतू है जिसको आप इरीगेट कर सकते हैं पंजाब में और इंडस बेसन में, तो आपको ये 3 दरिया क्यों चाहिए? तो नेहरू ने कहा था कि हमें फ्यूचर के लिए चाहिए और हमने राजस्थान को ग्रीन करना है। आज 65 साल गुजर गए हैं, राजस्थान में 500 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई है इन्होंने पानी ले जाने के लिए, उसके बीच में 9000 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, लेकिन इस सारे काम करने के बावजूद राजस्थान 1% यानी 1% भी ग्रीन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए इन्होंने ये 3 दरिया लिए थे वो मकसद तो ये 60 साल में पूरा नहीं कर सके, तो लिहाजा अब वो दरिया वापस करें और इनको चलता करें। और वो जो पानी इन्होंने फालतू हमसे ले लिया था राजस्थान को ग्रीन करने के लिए, वो प्रोजेक्ट फेल हुआ है और उस फेलियर की बेस पे हम ये वापस ले रहे हैं। कि हम तो अभी दुनिया के सामने ये मुकदमा रख रहे हैं ना कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर एक दहशतगर्द रियासत जो भारत है वो दहशतगर्द गिरोहों को कंट्रोल कर रहा है। अब हमारे पास ये एडिशनल मुकदमा भी हम आ सकता है कि पाकिस्तान की जो इकोलॉजी है और इकोसाइड है, यानी जो हमारी एनवायरनमेंट है, उसको पलूट कर रहा है, हमें आबी जारियत के जरिए नुकसान पहुंचा रहा है। और ये आप कह रहे हैं, ये भी हम अपने नैरेटिव में डाल सकते हैं कि इट इज नॉट ओनली टेररिज्म बट इट इज ऑल्सो वाटर टेररिज्म, जो इकोलॉजिकल टेररिज्म जो है वो भी हमारे साथ हो रही है। ये अगर मैं दुरुस्त समझूं बात? जी आप बिल्कुल दुरुस्त समझे, क्योंकि ये जो इकोलॉजिकल है ना, इसमें पोल्यूशन इज वन थिंग एंड पॉइजन इज अनदर। ओके, जो मटेरियल वो उसके उन 4 गंदे नालों में आ रहा है उसमें पॉइजनस मटेरियल भी है, उसमें सिर्फ बायोलॉजिकल और दूसरी पोल्यूशन नहीं है, उसमें आर्सेनिक भी आ रहा है, उसमें हैवी मेटल्स भी आ रही हैं और ये पॉइजन्स कंसिडर होते हैं। तो पॉइजन करना तो वॉर क्राइम है, तो ये पिछले 65 साल से वॉर क्राइम कमिट हो रहा है। तो इसके ऊपर जो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है। मैं आपको बताऊं, ये जो 3 हमारे लीगल केस है ना, एक इनके ऊपर वॉर क्राइम की इंटेंशन का, दूसरा पोल्यूशन और पॉइजनिंग का, और तीसरा जो इन्होंने जो फेल हुए हैं राजस्थान में और उसमें, ये 3 केस हमारे बड़े स्ट्रांग हैं, ये हमें लेके जाने चाहिए और इससे बेहतर हमें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा। हिस्ट्री ने हमें खुद मौका दिया है, मोदी साहब ने प्लेट में रख के हमें ये चीजें पेश की हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। दुरुस्त हो गया। टिप्पू सुल्तान साहब, आपके नजदीक जो हमारे दौरे रिसेंट रहे हैं सर, हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, तो जो रिस्पॉन्स अभी तक आया है वो उसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं सर? के बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत पॉजिटिव है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिहाज से? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, गुजारिश ये है सुफियान भाई के इंटरनेशनल एरेना में इस वक्त जो लीगल पोजीशन है
या जो कानूनी पोजीशन है मुल्कों में वो खो दिया है। हिंदुस्तान को हम जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था कश्मीर के मुतालिक वो उसने नहीं माना और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसको कुछ भी नहीं कहा। इसराइल इतने बड़े वार क्राइम्स करने जा रहा है और कर रहा है, कमिट कर रहा है, उसका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो इम्प्लीकेट हुआ है, लेकिन वो फिर भी 100 फलस्तीनी रोज मार रहा है और उनको खाना भी नहीं खाने दे रहा और मुसलमान मुल्क चुप बैठे हुए और कुछ भी नहीं हो रहा। हमें ये देखना है कि हम इमीडिएटली हिंदुस्तान के साथ क्या बर्ताव करें कि हिंदुस्तान जो है वो राय रास्त पे आ जाए या कुछ उसमें इंसानियत आ जाए। देखिए हिंदुस्तान जो है उसको ये बहुत बड़ा कलक है कि चीन जो है हमारा दोस्त है और चीन के साथ हमारी जो दफाई कोलैबोरेशन है उसको उसकी बड़ी चुभन है और कुछ कर नहीं सक रहा और अमेरिका के सामने जाके रो रहा है, मगरिब के सामने रो रहा है। देखें जी उन्होंने तो उनके साथ मिलके तो एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन बना लिया, ये कर लिया वो कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की जो एफर्ट थी हिंदुस्तान के खिलाफ, उनके साथ जो हमारी ये जंग हुई है, मार्का हक ये हुआ है, उसमें पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की अपनी प्रोविंस, पाकिस्तान की अपनी जो इंटीग्रेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा उस अहमियत थी उसकी। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना ने जो हमें असिस्टेंस प्रोवाइड किया है वो पहले कभी किसी और मुल्क ने किया प्रोवाइड और उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने, आपको ये मैं बताता चलूं कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर डोमेन में और मल्टी डोमेन ऑपरेशन में उसका आगाज किया था 1984 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने, तो वो सिस्टम बड़े अरसे से जाके मैच्योर हुआ है। हम हिंदुस्तान से कम से कम 10 या 12 साल आगे हैं इस मामले में। अब आइए आबे जारियत की तरफ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। देखिए ऑलरेडी चाइना ने हिंदुस्तान को ये कहा है कि ये अगर आप नाइंसाफी करोगे पाकिस्तान के साथ पानियों की तो ये सारे तुम्हारे दरिया जो है तिब्बत से आते हैं और ये इंडस भी उधर से आ रहा है और बाकी दरिया भी उधर से आ रहे हैं, ब्रह्मपुत्रा भी उधर से आ रहा है। तो फिर अगर आप आपका पानी रोके तो हम हक बजानब होंगे क्योंकि आप डाउनस्ट्रीम किसी और मुल्क का जो है वो पानी रोक रहे हो। ठीक है, हमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना चाहिए, हमें बैन अल-अक़वामी बरादरी को जो है उस पर कॉन्टेक्ट करना चाहिए और रिसेंटली हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है वो बहुत इफेक्टिव रही है हिंदुस्तान के और मुकाबले हम में। उम्मीद ही रखते हैं कि इंशाल्लाह ये जो एफर्ट्स हैं ये इसके फ्रूट्स आएंगे और हमें मजीद क्या करना चाहिए। हसन अब्बास साहब ने भी इस पर निशानदेही किया, आपने भी निशानदेही की है, तो मुझे समअप करना है प्रोग्राम को इसी नोट पे और समअप इन द नेक्स्ट सेगमेंट। लेकिन आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है यहाँ पे। हसन अब्बास साहब आप मौजूद रहे हमारे साथ, हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट और वाटर रिसोर्सेज के एक्सपर्ट, और ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब आप साथ रहे सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं और समराइज करते हैं सारी गुफ्तगू को। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब और आज हमने अहम तरीन मामला, ख़ास तौर पे इंडस वाटर ट्रीटी, इसका पस मंज़र, इसके फ़ायदे और ख़ास तौर पे 5 जावियों से जिसमें इसकी इकॉनमी, इसकी लीगल एस्पेक्ट्स, इसकी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट और फिर साथ साथ इसको किस तरह से पॉलिटिकली जो है इस पर हैंडल किया गया ओवर द ईयर्स। आज इस ट्रीटी को री एवेल्युएट करना है, इंडिया ने स्क्रैप किया है, तो व्हाट शुड वी डू नाउ फ्रॉम हियर, ये अहम तरीन सवालात उठाए। साथ में जो एक बयानिया हम दहशतगर्दी का भारत के खिलाफ कह रहे हैं और वो दुरुस्त है, सबूत के साथ अब पेश कर रहे हैं, तो ये भी ठोस शवाहिद हैं कि भारत की जो इकोसाइड या फिर आप कह सकते हैं जी कि जो वाटर टेररिज्म है उसकी वजह से जो पाकिस्तान का ओवर द ईयर्स नुकसान हुआ है, वो भी फैक्चुअली हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए अपना केस कि जी ये हमारा नुकसान हुआ है और इस तरह भारत की आबी जारियत से ओवर द ईयर्स हमें पोल्यूशन या हमारे जो क्रॉप्स या हमारे जो इन्वायरमेंट है, लोग हैं, उन पर ये असर इसका आया है। तो ये भी हमें दुनिया के सामने अपना केस जो है रखना चाहिए। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर, आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें
ताकि कोई खबर रह न जाए।